आज हमारे साथ मौजूद है गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब। सर, आपका पहले स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और मुबारकबाद आपका मैं अपने घर पर स्वागत करता हूँ। पहला सवाल है कि जो पिछले बार जितने बार हमने इंटरव्यू लिया आपसे, उस वक्त आप विधायक थे, अभी आप पूर्व विधायक, तो आपको कुछ लग रहा है कि कुछ बदलाव हुआ है जब आप विधायक थे? मेरे सेहत पे इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता है। मेरे राजनीतिक जीवन को आप देखेंगे तो बड़े उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आए हैं। कभी मैं जीतता हूँ, कभी मैं हारता हूँ, कभी ओहदे पर रहता हूँ, कभी एमपी बन जाता हूँ, कभी एक्स एमपी हो जाता हूँ, कभी मिनिस्टर भी रहता हूँ, फिर एमपी का चुनाव लड़के तो मिनिस्टर से इस्तीफ़ा करना पड़ता है वगैरह वगैरह। और बिहार प्रदेश का मैं सदर भी रहा जब यूनाइटेड बिहार के टाइम में 5 साल तक। एआईसीसी में मैंने 11 साल काम किया है। तो दिल्ली से लेकर पटना, पटना से लेकर रांची, और हम जब एआईसीसी में थे तो बहुत सारे प्रदेशों का प्रभार मेरे साथ रहता था, क्योंकि मैं राजीव गांधी के साथ अटैच था। तो वो मुझे वक्तन मुझे विभिन्न राज्यों में भेजते थे संगठन के काम के लिए। तो इसीलिए लगभग कोई राज्य नहीं बचा है जहाँ का मैं प्रभारी नहीं रह चुका हूँ। इसलिए हमारे सेहत पे इन सब चीज़ों को असर नहीं पड़ता। जो आपने इस्तीफ़ा दिया तो आपने खुद से दिया या फिर आपके पार्टी की तरफ से था कि आपको इस्तीफ़ा देना? नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से मैंने दिया और मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई और एक स्ट्रेटजी के तहत मैंने इस्तीफ़ा दिया। जो ये करना चाहते थे उस पे लगाम लगाने के लिए, वरना ये इनकी मंशा साफ नहीं थी। जो काम इन्होंने बाद में आके किया वो पहले ही करके और ये डिसमिस करने के फिराक में थे सरकार को। तो मैंने उस पर एक विराम के लिए मैंने इस्तीफ़ा दिया, मेरी अपनी मर्ज़ी से। हाँ, ऑफ कोर्स मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद ही मैंने किया। तो जो इस्तीफ़ा दिए सर, उपचुनाव हुआ क्या? देखिए, इस्तीफ़ा मैंने दिया, इस्तीफ़ा स्पीकर ने मंजूर किया। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को भी खबर भेज दिया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया ये सीट खाली है। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि इस सीट पर कब चुनाव कराए। जब चुनाव कराएगी तो पार्टी की तैयारी है इस पर। तो मान लीजिए कि अगर उपचुनाव होता है तो, या फिर 24 का जो चुनाव तो होगा ही, तो उसमें प्रत्याशी आप रहेंगे? देखिए, उपचुनाव होगा उस वक्त कौन लड़ेगा, और 2024 का जो जनरल इलेक्शन होगा झारखंड का, उस वक्त कौन लड़ेगा, इन चीज़ों का फैसला तो नेतृत्व करता है। निश्चित रूप से राय परामर्श के बाद ही करता है। अगर आदेश होगा कि मुझे लड़ना है तो मैं एक पार्टी के समर्पित सिपाही होने के नाते मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल कि सर, जो ईडी ने हेमंत सोरेन को काफ़ी बार उनको सवाल जवाब के लिए बुलाया, लेकिन वो आखिर में जब 9वीं बार उनको बुलाया गया तब वो बातचीत हुई, क्या सवाल था जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई? बार बार उनको समन करना, प्रताड़ित करना, मेंटली टॉर्चर करना, ये सब चीज़ें हो रही थी या हो रही हैं लोकसभा इलेक्शन के लिए। आप छत्तीसगढ़ के उदाहरण पे जाइए। छत्तीसगढ़ के भी चीफ मिनिस्टर को किस तरह से इन लोगों ने घेरा था, और अब वहाँ इलेक्शन हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई। आन कन पंते कैसे बनी मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन अब कहाँ ईडी उनसे जाके पूछ रहा है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से। अब यहाँ के बाद दिल्ली पे लगा है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल हो रही है। कपिल सिब्बल साहब का जो इंटरव्यू था, आप उसको ध्यान से देखिएगा, उन्होंने सब बातों का खुलासा किया है और कैसे हालात हैं, कैसे चल रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। आप लोग अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उनका इंटरव्यू आप ज़रूर देख लीजिए एक बार, क्या हालात हैं देश के। जयराम महतो जो है
तो कल इधर आपके क्षेत्र में घूम रहे थे कल तेलोडी और खरियोडी पचम्बा के साइड, तो उन्होंने ऐलान किया कि सांसद का जो गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, और आपने वो स्पीच के दौरान आपका नाम लेते हुए कहा कि आपके साथ खेला हो गया था। इनके बारे में क्या कहना चाहिए? नौजवान लड़के हैं, जोश है, खरोश है, अभी वक्त लगेगा। मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसकी चिंता वो छोड़ दें। किसी को नेता बनने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और काम करना पड़ता है। खाली मीडिया और प्रेस में आ कर के और 10 जगह ऑर्गेनाइज मीटिंग करके कोई नेता नहीं बन जाता है। मैं उनको सलाह दूंगा कि वो अभी मेहनत करे, काम करे, और हमारे जैसे लोगों पे उनकी टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। अगला सवाल इसे, जैसा कि आप देखते आ रहे हो कि बाबरी मस्जिद को पहले टारगेट किया गया, फिर ज्ञान वापी, अब सुनने में आ रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह पर भी। तो इस दौरान जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसमें है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो जैसे थे वैसे ही उनको रखा जाएगा, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या चर्च हो या फिर कोई भी सार्वजनिक पूजा स्थल। कोई भी अदालत या सरकार की तरफ से उनको बदला नहीं जा सकता, फिर भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, पर क्या करें? मैंने आपसे कहा ना कि कानून इस देश में तो बहुत सारे बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा। हमको लगता है 5-6 हज़ार से ज़्यादा कानून बनाए गए हैं, पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुए हैं। लेकिन आज के दिनों में उन कानून का पालन हो रहा है क्या? अगर सही ढंग से उन कानूनों का पालन होता तो जो चीज़ें जो आज देश में हो रही या घट रही हैं ये सब नहीं होता। और जो वर्तमान सरकार है इससे आप कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं, ये कुछ भी करके निकल सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस आया कि कल निशिकांत दुबे जो एक माननीय सांसद हैं गोड्डा से, जो उन्होंने टिप्पणी की है राहुल गांधी के बारे में, बहुत ही अफसोस लगा कि प्रजातंत्र में इतनी आज़ादी हो सकती है क्या? और हमारी केंद्र की सरकार जो भारत के कानून, पूरे भारत की कानून व्यवस्था और कानून लागू करने का सारा चीज़ हथियार उनके पास है, तो क्या इस तरह के लोगों पे कोई कार्रवाई कर सकती है क्या? आप कल का जो टिप्पणी था उनका, आप वो देख लीजिए। राहुल गांधी जब देवघर बाबा बैजनाथ मंदिर गए थे, उस पर जो उनकी टिप्पणी थी वो बहुत ही ख़राब थी। एक डेमोक्रेसी में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत, और उसका कोई सांसद ऐसी घिनौनी और अलगाववादी टिप्पणियां कर रहा है, क्या इस पे देश का कानून कड़ाई नहीं कर सकता है क्या? एक सवालिया निशान सबों के चेहरे पर है, और ये हालात रहेंगे तो कैसे ये देश आगे बढ़ेगा, चलेगा? हम कहते हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ हम मुकाबला करते हैं अपने आप को, और हमारे अंदर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो शरीर का अगर कोई अंग खराब हो जाता है, खराब रहता है, उसको बिना दुरुस्त करे हुए क्या इंसान चल सकता है क्या? तो कैसे हम दुनिया की ताकतों से और दुनिया के एक नंबर का देश हम बनेंगे, जब हमारे घर के ही अंदरूनी माहौल को ये ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। सर, जो आपने इस्तीफ़ा दे दिया तो अभी लगभग 8 या 9 महीने का वक्त यहाँ पे बाकी है। अगर उपचुनाव नहीं होता तो 24 का चुनाव के लिए, तो इस बीच जो काम है सर, जैसे लोगों का कुछ काम है या फिर जो योजनाएं सरकार की, वो सब वहाँ पे कैसे होगा सर? देखिए, काम चलता रहता है, इंसान रहे ना रहे, ठीक है। और आज भी अपने मेरे क्षेत्र के लोग सबसे पहले मेरी तरफ नजर उठा के देखते हैं।
कुछ भी उनका काम होता है, पुलिस का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, रोड बिजली का मामला हो, वो जानते हैं कि हमारे नेता और हमारे प्रतिनिधि आज भी यही हैं, क्योंकि चुनाव हुआ नहीं, तो मेरे पास आते हैं और मैं कोशिश करता हूं उनके कामों को करने का, उनकी मदद करने की मैं कोशिश करता हूं। और जो योजनाएं शुरू हुई मेरे वक्त में, सरकार की योजनाएं हैं, चाहे रोड की हो, पानी की हो, बिजली की हो, स्कूल कॉलेज की हो, वो चलती रहेंगी और चल रही हैं, उसमें थोड़ी रुकावट आती है। वो तो एक प्रोसेस है, एक कानून है देश का, चलती रहती है। आप देखते नहीं हैं कहीं रेल में डिरेलमेंट होता है तो बगल से लाइन बना करके रेल को निकाला जाता है। इसलिए काम कहीं रुकता नहीं है, काम चलता रहता है। मैंने कल भी बहुत लोगों को मदद किया है जो आए थे हमारे पास। आज भी सुबह से फ़ोन आ रहा है, जबकि आज इतवार है, लेकिन मैं इंतज़ाम करके उनको मैं खबर कर देता हूँ कि इस काम के लिए आप ये कर लीजिए। इसलिए काम रुकता नहीं। और मैं तो अभी ज़िंदा हूँ। मैंने कहा है बार बार कि जब तक हमारे शरीर में जान है, बदन में खून है, मैं चलता फिरता रहूँगा। तो मैं पद हमारे लिए बड़ी नहीं है, लोगों की सेवा भावना से मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा। आप देख रहे हो कि एक युवा है जो गांडी विधानसभा में जो मेहनत कर रहे हैं, आप जान रहे हो किसके बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो ऐसा युवा है जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि बहुत लोग नौजवान हों, अधेड़ उम्र के हों, बहुत लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और प्रजातंत्र में कोई किसी को रोक तो सकता नहीं। और जब चुनाव होता है तो खुला मैदान रहता है, किसी को रोक नहीं सकता है। अपनी अपनी किस्मतें लोग आजमाते हैं चुनाव लड़के। विभिन्न दलों के लोग आते हैं, निर्दलीय के रूप में भी लोग आते हैं। सारी बातों का खुलासा हो जाए। एक सवाल ये भी है कि सर आपके पास तो मेजोरिटी है, लगभग मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया, उसके बाद भी पहले ही आप लोग भेजना चाह रहे थे, लेकिन मौसम ने आप लोगों का साथ नहीं दिया। उसके बाद फिर अगले दिन उन लोगों को हैदराबाद भेज दिया गया। सरकार को लग रहा था कि आपके विधायक को तोड़ा जा सकता है, फिर खरीदा जा सकता है। देखिए, राज्यपाल महोदय ने जब शपथ की चिट्ठी चंपई बाबू को और आलमगीर साहब को बुला के आधी रात में दिया, दूसरे दिन शपथ भी हुआ। उसके बाद उन्होंने 10 दिन का समय दिया कि 10 दिन के अंदर आप अपना बहुमत हासिल कर लें। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बीजेपी के नेता लोग दिल्ली से आ गए और कुछ यहाँ के लोग, हमारे विधायक लोगों से टच में आने की कोशिश कर रहे थे, ये जानकारी थी हम लोगों को। उनको हम लोगों ने यहाँ से शिफ्ट कर दिया और थोड़ा उनका चूँकि वक्त मिल गया 3-4 दिन। और इस बीच में आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक भी की है, बैठक करके 5 तारीख का 2 दिन का हाउस वीक है, 5-6 का, और फिर मुख्यमंत्री पाकुड़ में है और आज फिर वो लौटे और आज फिर 4 फरवरी को धनबाद में स्थापना दिवस होता है, वहाँ भी जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की व्यवस्था अब प्लस असेंबली खुलने का वक्त, तो इस बीच में टाइम मिला। हमारे लोगों को तंग ना करें ये लोग, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपने पहले भी देखा है बहुत जगहों पे, ये उदाहरण है इनका। न केवल झारखंड बन के दूसरे राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या किया। साम दान भेद सब चीज़ का इस्तेमाल हो जाता। इसीलिए अपने लोगों को सुरक्षा के लिए हम लोगों ने अपने विधायक को भेज दिया है और निश्चित रूप से हाउस खुलने के पहले वो लोग आ जाएंगे झारखंड। बिरयानी खाने के लिए भेजा गया। वो तो अपना हैदराबाद की बिरयानी मशहूर है, इसलिए हमारे एक साथी ने कह दिया कि हम लोग बिरयानी खाने जा रहे हैं। वक्त मिल गया था, अब पूरा मंत्रिमंडल अभी बनना है, इसके बाद बातचीत होगी, वो फ्लोर पर सरकार को बहुमत मिल जाएगी। उसके बाद जो गठबंधन दल है उनसे बातचीत करके और एक वक्त मुकर्रर होगा कैबिनेट एक्सपेंशन का। इन्हीं सब चीज़ों के लिए रास्ता निकाला गया। सर, कल राहुल गांधी आपके क्षेत्र के तरफ से गुजर रहे थे और आपने कल मुलाकात भी की, तो काफ़ी दिनों बाद आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई, तो क्या बातचीत हुई सर? लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए,
इस परिवार से मेरा बहुत पुराना लगाव है और मैं कांग्रेस में बहुत लंबे अरसे रहा भी, आप जानते हैं। इनके वालिद साहब के साथ मैंने जब तक वो ज़िंदा रहे, मरहूम राजीव गांधी जी, मैं उनके साथ काम किया, संगठन में भी किया और अन्य जगहों पर भी। और प्रत्येक जहाँ भी कहीं आना जाना मिलना जुलना उसमें मैं उनको मदद करता रहता था। तो इस परिवार से बहुत पुराना लगाव है और ये अच्छा नहीं लगता कि उस परिवार का कोई बच्चा, और मैंने इनका बचपन भी देखा है पीएम हाउस में, 10 जनपद में राहुल जी का, और कई एक जगह फंक्शन में भी मेरे साथ रहे हूँ। तो ये अच्छा नहीं लगता कि वो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं या गुज़र रहे हैं और मैं जाके ना मिलूं। तो इसीलिए मैं गया था और वो पहचान गए। उन्होंने मुझसे बातचीत की, कुछ पर्सनल बातचीत भी हुई, कुछ पॉलिटिकल बातचीत भी हुई, राज्य के हालात के बारे में, और वो अपडेट हैं जो हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं झारखंड में, पूरे देश में, और अच्छी बात है। और हमने अंत में कहा कि गठबंधन दल को यूनाइट रखिए। बहुत बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, आप उसके एक मजबूत स्तंभ हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी संभव है कि कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ें खोनी भी पड़ती है, इसलिए आप मजबूती के साथ इस गठबंधन को कायम करके रखिए। हम और हमारे दल एक सेकुलर जमात के साथ है, एक सेकुलर पार्टी है, और हम लोग गठबंधन के साथ हर हालात में रहेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि हमारे नेता किसी भी हालात में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है उनके साथ ये सब चीज़ें घटना घट रही है। तो वो एग्री भी किए, बोले नहीं बिल्कुल ठीक है, मजबूती के साथ हम सबको मिलजुल के रहना होगा, इसी में देश का हित है। इतनी बातें हुई। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि इनके पढ़ने वाले, इनके देखने वाले काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे आपका चैनल और आगे बढ़े, तरक्की करे, और साफ़ सुथरा जो नक्शा है इस राज्य का, इस देश का, वो आप लोगों के सामने और सही ढंग से आप रखते रहें। मैं आपको यही दुआ दे सकता हूँ। शुक्रिया सर।